जय हिंद दोस्तों। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज से शुरू हो रही है आपकी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो देखिए आपके पास 1 महीने हैं टोटल, तो यह टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल ध्यान से फॉलो कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक इन 50 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं डिस्कस करूं। आज के सेशन में दोस्तों आपको जीएस, जीके, करंट अफेयर्स प्लस आपको हिंदी के और उत्तर प्रदेश स्पेशल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो आपको एग्जाम में अपने डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, भारत के संविधान से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अटेंड कीजिए और कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है आपका गोवा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको गोवा से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण बातें जान लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपसे प्रश्न बनता है, गोवा मुक्ति दिवस किस डेट को मनाया जाता है दोस्तों? तो वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों एक प्रश्न और बनेगा आपसे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे पहले यूरोपियों के अधीन आया और सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ? तो दोस्तों वो गोवा ही है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। 1510 से लेकर 1961 तक ये पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, ठीक है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 दिसंबर 1961 को एक ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन का नाम है विजय, ठीक है, आप याद रखेंगे। और इस ऑपरेशन के थ्रू गोवा को स्वतंत्र किया गया था, ठीक है। और गोवा स्थापना दिवस किस डेट को मनाया जाता है दोस्तों? तो वो है 30 मई, ठीक है। तो 30 मई 1987 को गोवा का सही से स्थापना हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं गोवा स्थापना दिवस, ठीक है। तो 19 दिसंबर, 30 मई, 1510 और 1961 सभी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 में, ठीक है। अनुच्छेद 36 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, जैसे अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, ठीक है। और वैसे ही आप अनुच्छेद 51 की बात बताएं, अनुच्छेद 51 में आपको क्या देखने को मिलता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 39A, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मूल अधिकारों से, ठीक है। मूल अधिकार कहां से कहां तक है दोस्तों? तो अगर हम बात करें मूल अधिकारों का, तो अनुच्छेद 12 से लेके आपको 35 तक जो देखते हैं, ठीक है, तो ये है मौलिक अधिकार। इनको हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न के ऊपर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों देखिए शुरू में कितनी अनुसूचियां थी? 8, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? 12, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न के ऊपर। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 10वीं अनुसूची में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि 10वीं अनुसूची कब संविधान में जोड़ा गया था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1985 में, ठीक है। तो ये अनुसूची 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, तो आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1935, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के ऊपर। भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत के सचिव का पद का निर्माण हुआ था। और भारत के प्रथम, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम सचिव कौन थे? तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो आप कैनिंग का नाम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 246, ठीक है। देखिए जब जीएसटी का निर्माण हुआ, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो है, इसका जब निर्माण हुआ दोस्तों, तो ये
इसका प्रावधान संविधान में नहीं था, इसलिए ये एक प्रकार से अवशिष्ट प्रकार का एक प्रावधान था, इसलिए ये केंद्र के हाथ में लगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 256 से लेके 263 के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के ऊपर। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो दोस्तों अब हम अर्थव्यवस्था का प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण की वजह से क्या बोलते हैं? भारत का इथियोपिया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के ऊपर। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम हैं जैसे IRDP, TRYSEM, NREP, ये सभी के सभी कार्यक्रम भारत में गरीबी दूर करने के लिए चलाए गए थे, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 13 का वो है आपका ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे है नहीं एक्चुअली, ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो वो किसने किया था? वर्ल्ड बैंक का ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ठीक है, तो आप पता होना चाहिए आपको, है ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के ऊपर। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका देन है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि महबूब उल हक जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, इन्होंने कब यह रिपोर्ट दिया था या फिर यह सूचकांक जारी किया था? 1990 में इन्होंने इसको मतलब बनाया था। नाम क्या है? महबूब उल हक। कहाँ से संबंध रखते हैं? पाकिस्तान से। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के ऊपर। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए सभी के सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो सारे प्रश्न एकदम बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, आयात निर्यात बंद हो जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1990 और 91 तक, ठीक है, क्या था? भारत एक प्रकार का क्लोज इकोनॉमी था। ठीक है, भारत क्या था? एक प्रकार का क्लोज इकोनॉमी। उसके बाद 1991 में क्या आया? LPG रिफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो LPG रिफॉर्म आया, उसके बाद भारत क्या बना? खुला अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके पहले भारत लगभग बंद अर्थव्यवस्था था। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस बात पे निर्भर करता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि किसी भी देश में प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया के पास अपना क्या है बताइए? कुएं के खान है ना, जो कहाँ पेट्रोलियम वगैरह के लिए वहाँ पे बहुत सारे मतलब सोर्सेज हैं। उसके बाद पूंजी निर्माण, उसके बाद बाजार का आकार, ये सभी महत्वपूर्ण है किसी देश के आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के ऊपर। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का प्रमुख कारण होता है आय में असमानता। जैसे भारत में भी है ना, लगभग 27% लोगों के पास 70% से ज्यादा इनकम है, 70% से ज्यादा रिसोर्सेज हैं। मतलब जैसे मान लीजिए भारत में जो मतलब बहुत कम लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या बहुत गरीब है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आय में असमानता। ठीक है, तो इसकी वजह से कोई भी देश अल्प विकसित देशों में काउंट होता है और वो जल्दी विकास नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के ऊपर। हरित सूचकांक जिसको हम ग्रीन इंडेक्स बोलते हैं, किसके द्वारा विकसित किया गया था? दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनेप। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, यूनेप का हेडक्वार्टर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस देश में है? ठीक है, तो आपको वो भी बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, किसमें होती है दोस्तों? ए है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी है विकसित राष्ट्र के रूप में, सी है विकासशील राष्ट्र के रूप में, डी है अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, विकासशील राष्ट्र के रूप में। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के ऊपर। भारत की श्रम शक्ति का लागत लगभग कितना भाग कृषि में जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो भारत की श्रम शक्ति कितना भाग कृषि में जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लगभग 50%। अभी ये डाटा दोस्तों नए रिपोर्ट के अनुसार
19% हो गया है, ठीक है। तो जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता तब तक आप 50% के साथ जाइएगा, लेकिन अपडेटेड डाटा है 41.19%, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी परसेंट जनता है दोस्तों, तो 26.18% जनता इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सर्विस में कितने हैं, 32.33% जनता किस में काम कर रही है, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी आपको डाटा पता होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है, ठीक है, और जिसको हम इकोनॉमी में तृतीयक सेक्टर के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के ऊपर। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो दोस्तों देखिए, मैकमोहन रेखा है चीन और किसके बीच में, भारत के, और भारत का कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 22 के ऊपर। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार बहुत पहले निर्मित हुआ था, वो भी लगभग आपका कार्बोनिफेरस पीरियड के आसपास, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा प्राचीन भूभाग है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के ऊपर। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन को चूज कीजिए, वैसे तो मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोरोमंडल तट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो पूर्वी तट है उनका थोड़ा सा डिटेल आप जान लीजिए। यहाँ पे है कोरोमंडल तट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है उत्तरी सरकार, और उड़ीसा वाला तट का नाम है उत्कल तट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है पूर्वी तट की व्याख्यान। अगर हम बात करें कोंकण तट, तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें दमन से लेके गोवा तक का जो तट है, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र कवर होता है मुख्य रूप से, इसको बोलते हैं हम कोंकण तट, ठीक है। और यहाँ पे जो केरल वाला तट है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम मालाबार तट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ये जो गुजरात वाला तट है इसको हम काठियावाड़ तट कहते हैं। और समुद्री तट पे जो भारत का सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य है वो है गुजरात, और सबसे छोटा तट वाला तटीय सीमा वाला राज्य है गोवा। इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के ऊपर। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है, ठीक है। तो दोस्तों इसका अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। तो मैंने बताया आपको दमन से लेकर गोवा तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों गोवा से दमन, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के ऊपर। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बैरन एवं नारकोंडम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो दोस्तों अब हम भूगोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, भारत का भूगोल। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम, ठीक है। तो कौन सा द्वीप है श्रीलंका और भारत के मध्य, रामेश्वरम द्वीप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए। उमियाम झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, ठीक है। अगर हम प्रश्न आपसे पूछें कि भारत का सबसे, ठीक है, बड़ा लैगून झील कौन सा है दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा चिल्का, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे प्रश्न विश्व में खारे पानी की दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है दोस्तों, वो भी चिल्का ही है। प्रथम पे कौन है, कैस्पियन सागर, ठीक है। प्रथम पे कौन है सबसे बड़ा खारे पानी का झील, कैस्पियन सागर। दूसरे पे है चिल्का, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में प्रथम स्थान पर सर्वाधिक लवड़ी या फिर खारे पानी का झील कौन है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका वॉन लेक। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये तुर्की में देखने को मिलता है। अगर दूसरे स्थान पे पूछा जाए सर्वाधिक लवड़ी झील कहाँ पे है दोस्तों, तो वो है मृत सागर, जो आपको जॉर्डन इजराइल के बॉर्डर पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के ऊपर। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलती है कोलेरू झील। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के ऊपर। भारत में वर्षा का औसत कितना है, भारत में औसत कितना वर्षा होता है दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर है वो लगभग कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी तो होगा, लेकिन आजकल जो डाटा है 119 सेंटीमीटर के आसपास का है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कहाँ पे होती है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर है, सॉरी कहाँ पे नहीं होती है,
किस कारण से होती है, प्रश्न है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या है दोस्तों, देखिए भूमध्य सागर से क्या होता है, मैं यहाँ पे स्केचिंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे, जैसे ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, और ये हो गया सऊदी अरेबिया, ये हो गया आपका गल्फ, और ये हो गया आपका भारत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये है भूमध्य सागर, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, हवाओं का झुंड उठता है और अपने साथ भूमध्य सागर से पानी लेके, फिर यहाँ से ब्लैक सी से, यहाँ से कैस्पियन सी से पानी लेके आके उत्तरी भारत में यहाँ पे वर्षा करता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं पछुआ विक्षोभ, जिसकी वजह से भारत में ठंडी के दिनों में वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 32 देखिए, अब हम बात करेंगे इतिहास में, भारत के आधुनिक इतिहास से, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आपको पता ही होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है। और इसी को लेकर जो दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, जिनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, उन्होंने एक थियरी दी थी जिसको हम बोलते हैं धन निकासी का सिद्धांत, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। और इसी में उन्होंने क्या बताया कि जो अंग्रेज हैं वो भारत को ना एकदम कंगाल बना रहे हैं, यहाँ के पैसे सोख कर इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ का थियरी। और ये पूछा जाता है किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। और वो कौन सी पुस्तक थी दोस्तों, वो पुस्तक थी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 33 देखिए, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारत को लूटना स्टार्ट कर दिया था। प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था दोस्तों जिसको बोला जाता है कि कभी लड़ा ही नहीं गया, अंग्रेजों ने षड्यंत्र से जीत लिया था। किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, आप याद रखेंगे। और यह युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी के आसपास, ठीक है। 23 जून 1757 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, और इसमें एक षड्यंत्र के माध्यम से अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 के ऊपर। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, आपको पता होगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के ऊपर। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए मेरठ से, ठीक है। कहाँ से हुआ था, मेरठ से, ठीक है। 34th इन्फेंट्री, 34th छावनी बोलने या फिर बटालियन बोलने, इससे संबंधित थे मंगल पांडे। और इन्होंने पहली बार आवाज उठाई थी किसके अगेंस्ट, करतूस जो था, करतूस में क्या था, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, इससे मिलाकर करतूस बनाया जाता था, जिसको खोल के भारतीय जो पुलिस थे अंग्रेजों में, उनको चलाना पड़ता था। इसका विद्रोह किया मंगल पांडे ने, और तब से ये युद्ध, जल्द ही ये क्रांति स्टार्ट हुई थी, विद्रोह स्टार्ट हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पामर्स्टन, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 37 के ऊपर। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है मिर्जा गालिब, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 38 पे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आपको इसका जवाब पता होना ही चाहिए। वो वीडी सावरकर महोदय हैं, ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति को बोला था प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोविंद महादेव गोविंद रणारे जी को बोला जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए, जेलियांगसांग आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गौडिनलियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, किसको, गौडिनलियू को नागाओं की रानी की उपाधि। चलिए अब हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के ऊपर, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 के ऊपर। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अब ये न्यूटन का कौन सा नियम है। दोस्तों प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, ठीक है, जिसको हम प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है।
चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 42 पे। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसके मान में क्या होता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ता जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है दोस्तों? एक बार समझ लीजिए। पृथ्वी कैसी है? लगभग चपटी, और ये है पृथ्वी का केंद्र। जब आप क्या होता है, इधर ये हो गया भूमध्य रेखा, अब ये है ध्रुव। ठीक है, क्या है ये? पोल। और इधर से जब आप देखिए, अगर यहाँ से कोई इधर को बढ़ रहा है आगे, तो क्या होगा, इसके बीच की जो दूरी है ना, थोड़ा सा कम होती है केंद्र से, जिसकी वजह से गुरुत्वीय त्वरण का मान थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 43 के ऊपर। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कम है। ठीक है, वो पृथ्वी की तुलना में केवल 1/6 है, इसलिए। ठीक है, अगर आपका वेट 60 किलोग्राम का है, तो आप अपना वेट, अगर आप चंद्रमा पे जाते हैं तो केवल 10 किलोग्राम का महसूस करेंगे। ठीक है, इसलिए आप कूदेंगे तो काफी ऊंचाई तक कूद जाएंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 के ऊपर। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फॉरेन में बताना है, फॉरेन हाइट में। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन मैं यहाँ पे बताता हूँ, C/5। ठीक है, एक मिनट, आप ये सूत्र याद रखेंगे तो आप ऐसे प्रश्न तुरंत कर लेंगे। C/5 = F-32/9। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप क्या करेंगे, अगर फॉरेनहाइट में है तो आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर डिग्री फॉरेनहाइट में है तो आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे समझिए, अगर 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फॉरेनहाइट में कितना होगा, तो कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो अगर 60 डिग्री है तो 60, यहाँ पे सी की जगह पे 60 रख लीजिए, और 60/5 करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, और 12 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, 108, और 108 में 32 जोड़ दीजिए, तो 108 + 32 कितना हो गया, देखिए 140 कहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 45 के ऊपर। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर फाइटोजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या है। वार्षिक वलयों यानी एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, जो एनुअल रिंग्स की, जैसे मान लीजिए एनुअल रिंग्स क्या होता है, वार्षिक वलय क्या होते हैं, जैसे एक पेड़ है। ठीक है, और इस पेड़ को अगर आप काट देते हैं, ठीक है, मान लीजिए यह एक पेड़ है, इसको आप काट देते हैं, बहुत प्राचीन है, तो इसमें ना आप देखेंगे तो ऐसे रिंग बनी होती हैं। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं एनुअल रिंग, और इन्हीं के अध्ययन से पता चलता है ये पेड़ कितने वर्ष का पुराना है, क्योंकि एक वर्ष में एक रिंग बनता है। ठीक है, तो अब इसका अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसको बोलते हैं हम आर्बोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर। ठीक है, तो जैसे आजकल देखते हैं, छोटा सा बरगद का पेड़ होता है, छोटा सा सेब का पेड़ होता है, छोटा सा अंगूर का पेड़ होता है, और उसमें फल भी आते हैं। ठीक है, और उसको मिनी कल्चर भी बोलते हैं, मिनी आर्किएचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 48 के ऊपर। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा, सिंपल केमिस्ट्री है ना, एलिमेंट्स आपने पढ़ा होगा। तो प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखिए। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो अब निम्नलिखित में से देख लीजिए। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 50, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आप फीडबैक दीजिएगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा। देखिए इसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन नहीं मिले हैं, लेकिन हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, उसको आप जाके एंजॉय कर सकते हैं, और अन्य टेस्ट में मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, हिंदी के प्रश्न और यूपी स्पेशल के प्रश्न ऐड करूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर दीजिए। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।